आज हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं। आइए देखते हैं। साइंस हम लोग शुरू से रिवीजन कर रहे हैं। साइंस तो हम लोग जानते हैं कि साइंस को दो वर्गों में बांटा गया है ना। क्योंकि जब बात कर रहे हैं साइंस को तो पूरी साइंस की बात करेंगे, चाहे वो सोशल का हो या नेचर का हो। साइंस तो साइंस है, वो नेचर का भी है और समाज का भी है, सोशल का भी है। सारे साइंस की बातें होगी। तो आइए हम लोग इसको इस तरह से बांटते हैं कि ये जो साइंस है यह दो तरह का है, जिसको हम लोग स्टडी के पर्पस से दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, और दूसरे को कहते हैं सोशल साइंस, सोशल साइंस, है ना। तो हम लोग सोशल साइंस को छोड़ेंगे, आगे इधर आएंगे। अब ये जो नेचुरल साइंस है, इस नेचुरल साइंस को भी हम लोग बांटते हैं दो भाग में। नेचुरल साइंस को कितने भाग में? दो भाग में बांटते हैं, है ना। उसमें क्या है, एक को कहते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरे को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, या लाइफ साइंस कहें तो अच्छा है। यहाँ लाइफ साइंस, या इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजी तो बाद में शब्द आया है। ये जो बायोलॉजी टर्म है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी टर्म जो है आप लोग जानते हैं कि ये बाद में आया है। ये पहले का नहीं है, पहले लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, इसीलिए इसको बाद में लिखे। ये लाइफ साइंस के नाम से जाना जाता है। अब बायोलॉजी जो है ये बहुत लेमार्क एंड ट्रेवेरेनस ने दिया है। ये बायोलॉजिकल नेम जो है लेमार्क एंड ट्रेवेरेनस ने दिया है। तो वो भी लिख देते हैं कि इसने किसने दिया है। इसका नाम लेमार्क, ये लेमार्क ने दिया है। लेमार्क एंड ट्रेवेरेनस ने दिया है। लेमार्क एंड ट्रेवेरेनस वैज्ञानिक ने बायोलॉजी शब्द का नाम दिया। ये बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जिसका मतलब बायो मीन्स होता लाइफ, लॉजिक लोगस से स्टडी, यानी कि जो जीवन का, जीव का जो स्टडी करते हैं जिसमें, उसको बायोलॉजी कहा जाता है ना। बायो प्लस लोगस, इसको अगर ऐसे लिखें, क्योंकि अभी तो यही पढ़ना है, बायोस प्लस लोगस। तो बायोस का मतलब हो गया लाइफ और लोगस का मतलब हो गया स्टडी। तो हम लोग जो जीवन का अध्ययन करते हैं उसी को बायोलॉजी कहते हैं। फिर बायोलॉजी को बांटते हैं बॉटनी एंड जूलॉजी में। हम लोग बॉटनी को छोड़ेंगे, जूलॉजी को पकड़ेंगे, इधर पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने सोशल साइंस को भी छोड़ा है। अपने आप में तो बहुत बड़ा होता जा रहा है ना, तो इसीलिए छोड़ते हुए छोटा करने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा है। आइए अब फिजिकल साइंस में फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आता है। इस फिजिकल साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैं इसे भी छोड़ रहा हूँ।
बायोलॉजी को आगे बढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी में भी बॉटनी को छोड़ रहा हूँ, जूलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आइए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इसमें जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें माना गया जानते हैं? एरिस्टोटल को। अब बताइए, जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी है, तो फिर बायोलॉजी का नाम इन्होंने नहीं दिया है। एरिस्टोटल ने बायोलॉजी नाम नहीं दिया, नाम तो लेमार्क एंड ट्रेवेरियस ने दिया। लेकिन एरिस्टोटल को क्यों माना? क्योंकि उसमें बायोलॉजी में जो आधारभूत कार्य थे, सारे कार्य को इन्होंने किया, इसीलिए उसके सम्मान में फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया एरिस्टोटल को। अब वर्गीकी की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो कैरोलस लिनियस को माना जाता है, ठीक ना? कैरोलस लिनियस को। अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी की, ठीक ना, यदि हम लोग बात करें टैक्सोनॉमी समझ रहे हैं? ये टैक्सोनॉमी कहा जाता है कि जीवन, ये वर्गीकरण को, वर्गीकी को। तो टैक्सोनॉमी ये टर्म जो है किसने दिया जानते हैं? ये टर्म दिया है कैरोलस है ना, लिनियस ने दिया है। कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक ने ये टैक्सोनॉमी दिया। टैक्सोनॉमी का मतलब हुआ वर्गीकरण। हम लोग जो वर्गीकरण करते हैं, जीव को बांटते हैं, चूँकि अब सजीव जितने हैं संसार में अलग अलग कैटेगरी के, अगर हम बांटें तो प्लांट्स के आधार पर, एनिमल्स के आधार, मतलब प्लांट्स है, एनिमल्स है, सारे प्लांट्स सारे एनिमल्स, तो दो ही में सारा जीव आ गया। वैसे बांटेंगे रीड पर, तो रीड वाले वर्टिब्रा, इनवर्टिब्रा में रीड वाले जीव है, बिना रीड वाले जीव है। फिर अगर बांटेंगे कि कोई ज़मीन पर है, कोई पानी में है, कोई हवा में है, तो फिर टेरेस्ट्रियल बांटेंगे, एरियल करेंगे, फिर जो एक्वेटिक कहेंगे, है ना, धरती पर रहने वाले जीव, पानी में रहने वाले जीव, हवा में रहने वाले जीव, पेड़ पर चढ़ने वाले जीव रहने वाले, मतलब तरह तरह के जीव को बांटेंगे। और भी तरीके से बांट सकते हैं। फिर सेल के आधार पर बांटेंगे, तो यूनिसेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है। फिर इस तरह से न्यूक्लियस के आधार पर बांटते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, मतलब तरह तरह से हम लोग बांटते हैं। सबका अपना अपना है। किसी ने सारे जीवन को, सारे जीव जगत को दो ही किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा, किसी ने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा, किसी ने 4 में, किसी ने 5 में, किसी ने 6 में। आइए हम लोग देखते हैं कि किसने किस प्रकार से इसको बांटा है। पहले आवाज़ जा रही है आप लोगों को या नहीं? चलिए आइए अब हम इस बात को देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ये लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं, तो जो सारे जीवन को जो बांटा गया है, तो एक ने बांटा वो है 2 क्लासिफिकेशन। इसको थोड़ा रेड में लिख दें तो अच्छा रहेगा। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या है, आप जानते हैं कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो आता है वो है पहला प्लांटी, और जो दूसरा है वो आता है एनिमेलिया। अब अगर इसकी बात कहें तो इसमें जानते हैं इसके अंतर्गत ऑल प्लांट्स आता है, सारे प्लांट्स आ गए, इसमें ऑल एनिमल्स आ जाता है। कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बांट सकते हैं। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, सारे जीव को हम लोग इस तरह से भी
बांट सकते हैं। और इसको किसने बांटा, ये किंगडम को किसने बांटा, कैरोलस इसको कहेंगे। इसको जो ये कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने ये टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में बांटा। अगर हम बात करें थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की, थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें इसकी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। प्रोटिस्टा को अलग कर लिया है, ठीक है। इसमें इसको अर्नस्ट हैकेल ने इसको क्या किए, हैकेल इन्होंने ही बांटा है। इसमें क्या क्या है, इसको तीन पार्ट में बांटा। क्योंकि सारे जीवन को थ्री पार्ट्स में इन्होंने बांट दिया, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटिस्टा, और दूसरा जो है वो है प्लांटी, और जो तीसरा है वो है एनिमेलिया। ये सारा जीव इसमें आ जाता है। हम लोग किसी भी प्रकार से अगर बांटेंगे तो बात तो वही है जो सारे जीवन को उसमें लाना है। तो उसमें जो जो आएगा उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर हम लिख दें तो बेहतर है कि इसके अंतर्गत यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आता है। ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना हुआ जीव है, सिंगल सेल का, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो। अगर सिंगल सेल का बना हुआ है तो उसको यूनिसेल्युलर यानी कि प्रोटिस्टा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब प्लांटी में, अब इसमें जो बच गया, सीधी सी बात है कि बच गया मल्टी सेल्युलर, ठीक है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो सीधी सी बात है। और इसमें भी या मल्टी सेल्युलर प्लांट्स अगर लिख दें तो हमें लगता है कि कुछ और बेहतर होगा। यहाँ प्लांट्स लिखते हैं, है ना, यहाँ प्लांट्स लिखते हैं। और इसमें अगर लिखें तो मल्टी सेल्युलर एनिमल्स लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसको अर्नस्ट हैकेल ने ERNEST होगा, खैर नाम है, वो देख लीजिएगा नाम उच्चारण क्या है। हमें तो लगता है कि इसमें मिस्टेक है नाम में। खैर उसको अर्नस्ट हैकेल ने, जब टिक लगाने की बारी आएगी तो टिक तो लग ही जाएगा। आइए, फिर किसी ने इसको 4 किंगडम में बांट दिया, 4 किंगडम में बांटा। किसमें? 4 किंगडम में, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसमें बांटा है। तो इसमें आपको 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसमें भी फिर वही जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब आता है ना, जिसमें कि हम लोग लिखते हैं मोनेरा, ठीक ना, और दूसरा प्रोटिस्टा, कोई दिक्कत। और तीसरा जो हम लोग लिखते हैं
वो है मेटाफाइटा। क्या है? मेटाफाइटा। मेटाफाइटा। और चौथा जो है वह है मेटाजोआ। मेटाजोआ। क्या है? मेटाजोआ। मतलब 4 किंगडम में इसको हम लोग बांट देते हैं, ठीक ना। जिसमें कि जितने मोनेरा इसीलिए कर दिए इसको, जो 4 भाग में जो वैज्ञानिकों ने जो बांटा, इसमें भी तो कुछ कारण होगा कि ये जो बांटे हैं इस टाइप से, ज़रूर इसमें जो है ये प्रोकैरियोटिक के लिए है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। हाँ, और ये तो फिर यूनिसेल्युलर के लिए है ना। तो प्रोकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के आधार पर कि जिसमें न्यूक्लियस है और जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस है जिसमें नहीं है, उस आधार पर अगर बांट दिया जाए तो फिर प्रोटिस्टा को प्रीमिटिव यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक ना। इसको कहेंगे प्रीमिटिव यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। कोई दिक्कत? और जो मेटाजोआ है उसको कहेंगे एडवांस्ड, इसको कहेंगे एडवांस्ड यूकैरियोटिक प्लांट, इसको कहेंगे एडवांस यूकैरियोटिक प्लांट्स। कोई दिक्कत? और ये मेटाजोआ जो है यह भी है एडवांस्ड यूकैरियोटिक एनिमल्स, ठीक ना। ऐसा है। अब हम लोग एक और स्टडी कर लें कि जो 5 पार्ट्स में बांटा है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो क्या है जानते हैं हम लोग? ये पढ़ते हैं, पहला नंबरिंग कर देते हैं, क्योंकि ये लगता है कि सही से दिखाई नहीं पड़ती होगी। अब नंबर लिए हैं कलर तो ये क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी और एनिमेलिया। ये हम लोग अक्सर यही पढ़ते हैं, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको R.H. विटेकर ने दिया। चलिए उसको लिख ही दे तो बेहतर है। उसको किसने दिया है? उसको R.H. विटेकर ने दिया, ये साइंटिस्ट ने दिया। हम लोग अक्सर यही पढ़ते हैं, ठीक है। और एक बात जानते हैं, जो मेटाफाइटा ये प्लांटी में, अगर इसी चीज़ को अगर इसमें देखें कि यहाँ पर, तो ये मेटाफाइटा जो है और मेटाजोआ जो है वही चीज़ यहाँ पर है। ये प्लांटी में मेटाफाइटा है और ये मेटाजोआ है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे इस चीज़ को देखते हैं कि हम लोग जो अक्सर जो फिगर बनाते हैं वह इस टाइप से बनाते हैं। अच्छा एक बात,
आइए, इसको जो बांटा है उस वैज्ञानिक का भी नाम लिख दें तो बेहतर है। इसको कौन, ये कोपलैंड साइंटिस्ट ने बांटा है इसे, ठीक है। और इधर तो लिख दिए हैं, हाँ इसको तो अच्छा HAE छूट गया, HAECKEL, हैकेल, अल्ट हैकेल ने जो बांटा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, तो हम लोग जानते हैं कि सेल को ये जो सेल है इसको बांटते हैं पहले 2 भाग में। सबको देखते हैं, इसको 2 भाग में बांटते हैं स्टडी के सुविधा अनुसार सेल को। ये कौन सा सेल है? सेल का मीनिंग कई है। एक सेल वर्ब है, सेल मीन्स बेचना, जैसे देखते हैं ना, एक सेल, दूसरा सेल है ना, एक और सेल, एक ये सेल है ना। सब सेल का मीनिंग अलग अलग है, उच्चारण लगभग वही बोल देते हैं। आवाज़ जा रही है या नहीं? अच्छा है ना, सेल लगा हुआ है, ये तो वर्ब है, बच रहा है। ये सेल ऑर्बिट जो कहते हैं, कक्षा सेल। आइए हम लोग आगे बढ़ें, तो हम लोग ये सेल, कोशिका वाली सेल का स्टडी करते हैं। आइए, तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का स्टडी करेंगे हम लोग। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है, अब यहाँ से प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है प्रोटिस्टा, मोनेरा आता है, मोनेरा, ठीक है। अभी नहीं लिखा तो ठीक है, मोनेरा। तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल को आगे बढ़ाते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में हम लोग पढ़ते हैं यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर, ठीक है। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर, यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, अब बात आती है कि यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर किसका, प्लांट का या एनिमल का, ये अब तक क्लियर नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ तक जो है ये अभी क्लियर नहीं किए, अब इसको क्लियर करेंगे। तो यूनिसेल्यूलर, जिसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये जिसको प्रोटिस्टा कहते हैं, प्रोटिस्टा, ठीक है। अब जो मल्टीसेल्यूलर है, इसको बांटा गया है 2 पार्ट में। इसको कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में बांटा गया। मल्टीसेल्यूलर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, विद सेल वॉल, विद
सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। ठीक है, जिसमें सेल वॉल होता है, जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो सेल वॉल जो होता है, तो ये सेल वॉल वाला चीज, सेल वॉल वाला चीज, यह भी, ये सेल वॉल वाला चीज जो है यह भी दो गो है कि सेल वॉल है। अच्छा, वहाँ जगह नहीं बचेगा। यह सेल वॉल वाला चीज दो गो है, ठीक ना। एक को कहते हैं हेटेरोट्रोपिक, क्या कहते हैं, हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, फिक नहीं, पिक, हेटेरोट्रोपिक, है ना। और एक को कहते हैं फोटोट्रोपिक, फोटो, एक मिनट, तो हेटेरोट्रोपिक, फोटोट्रोपिक, है ना। तो जिसमें फोटोट्रोपिक, तो सीधी सी बात है कि ये प्लांट है, और हेटेरोट्रोपिक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फंगी या फंजई, सबका अलग अलग उच्चारण है। और इसको कहते हैं प्लांटी, है ना। और विद सेल वॉल में दो हो गया, फंगी, प्लांटी। अब विदाउट सेल वॉल में जो है वह है आपको एनिमेलिया। आवाज जा रही है? सारे जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाग में, जिसको हम लोग अब यहाँ लिखते हैं। यहाँ देखिए, 1 नंबर मोनेरा, दूसरा नंबर, अच्छा रेड कलर ही ले लें तो बेहतर है, 1 नंबर मोनेरा, दूसरा नंबर प्रोटिस्टा, तीसरा नंबर फंगी, चौथा नंबर प्लांटी, 5वां नंबर एनिमेलिया। सारे जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ये सेल के आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर, इसीलिए इसको RH विटेकर ने बांटा। जिसमें देखिए प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। मतलब हुआ कि इसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं रहता। यूकैरियोटिक ये विद न्यूक्लियस है, ये विदाउट न्यूक्लियस है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो उसमें इस यूकैरियोटिक में जो यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर है। अब यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर में भी आपने देखा कि मल्टीसेल्यूलर में प्लांट भी आता है, एनिमल्स भी आता है। उसमें भी क्या है, तो जो फंगी और प्लांटी को अलग अलग कर दिया, जबकि यह भी प्लांट्स के अंतर्गत आता है। लेकिन है क्या कि इसमें जो है सेल वॉल तो है, लेकिन फंगी जो है दूसरे पर निर्भर रहता है, खुद को भोजन नहीं बनाता है। प्लांटी जो है फोटोट्रोपिक है, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ऐसा प्लांट है ही फोटोसिंथेसिस से नहीं होता, तो उसको कैसे कह सकते हैं, इसीलिए अलग कर दिए। अब ये जो है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है, ये फोटोट्रोपिक है, ये हेटेरोट्रोपिक है, ये दूसरे पर डिपेंड रहता है। अब विदाउट सेल वॉल, तो हम लोग जिस सेल को पढ़ेंगे उसमें तो सेल वॉल ही नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कौन चीज़, जो हम लोग के सिलेबस में जो हम लोग स्टडी किए हैं उसका जो रिवीजन कर रहे हैं,
उसमें कि ये तो रिवीजन था कि क्या क्या कैसे कैसे बांटा गया। अब सेल में कि सेल का जो न्यूक्लियस है, सेल का जो फिर साइटोप्लाज्म है, फिर उसके बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना हुआ होता है। और वहाँ जो रिसेप्टर है, मतलब कभी कभी ये बात कहते हैं ना कि इंसुलिन देने से फिर उसको ताकत लगने लगे। अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो टाइप 1 वाले को इंसुलिन लगता है, टाइप 2 वाले को नहीं, उसमें फिर टैबलेट है और सब है, मेटफॉर्मिन सब और सब etc। तो यहाँ जो हम लोग समझते हैं कि इंसुलिन दिए टाइप 1 डायबिटीज़ को तो उसको जो है फिर ईजी महसूस करने लगा। पहले अनईजी लग रहा था पर अब आराम लग रहा है, कंफर्टेबल उसको हो रहा है, मतलब कंफर्ट लग रहा है। तो मतलब ये है कि ये जब इंसुलिन जब जाता है सेल के पास तो सेल के सबसे पहले बाहरी लेयर पर है प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो वहाँ जो रिसेप्टर लगा हुआ है तो किसको आने देगा किसको नहीं आने देगा। जब तक इंसुलिन नहीं जाएगा तब तक ग्लूकोज अंदर जा नहीं सकता, और बगैर ग्लूकोज के कोई भी काम होगा नहीं सेल को। और सेल कहते भी हैं उसी को जिसको पूरा काम करने का है। चूँकि शरीर में सबसे छोटा पार्टिकल सेल नहीं होता, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो सबसे, अगर वैसे करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम है, पहले मॉलिक्यूल्स है फिर एटम्स है, एटम का भी सब एटम है, सब एटम क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर जब इसको बांटते हैं तब आता है पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, है ना। तो ये सब कहाँ से आता है, उसका भी टुकड़ा हो जाता है। जब उसका भी फिर टुकड़ा करते हैं तो फिर क्वार्क आता है। जब क्वांटम की बात आने लगती है क्वार्क, अब उसको भी जब छोटा किया जाता है तो एनर्जी का पार्टिकल निकलता है। तो आइए किसको मानेंगे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर आप सेल की बात कर रहे हैं तो सेल भी तो ढेर चीज़ से बना हुआ है, सेल से भी तो छोटा छोटा बहुत चीज़ है। अब सेल में ऑर्गेनेल्स भी तो ढेर चीज़ से बना हुआ है कि नहीं है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सेल। ह्यूमन बॉडी में जो सेल है वह स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो यूनिट का मतलब है कि हर सेल को काम करने के लिए अपना सब कुछ है, खुद करता है उसका। अब मेटाबॉलिज्म करें, ग्रोथ कहें, डिवीजन कहें, जो भी कहें, सारा काम करने का अनुमति उसको खुद है, सेल ही करता है, ठीक है। इसीलिए अब उस सेल को पढ़ेंगे कि सेल का जो कवर है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, फिर वहाँ पर जो केमिकल्स आता है वो सब चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसमें जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, आप लोग इसमें कुछ कुछ पढ़े ही हैं, तो यहाँ उसका यूटिलाइजेशन को समझेंगे, ठीक है, अगली क्लास में।